बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत बात हो चुकी, लेकिन मैं बस अखबारात में आज जो सुर्खियाँ लगी हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस अखबार ने किस अंदाज़ में इसको देखा है। मजमूई तौर पर अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो तहरीक इंसाफ ने इस पर खामोशी इख्तियार की है, ज़्यादा तबसरे से गुरेज़ किया है, लेकिन PMLN ने इस पर शादियाने बजाए हैं और फैसल वाडा जैसे लोग जो हैं वो तो इस पर बहुत खुश दिखाई दिए। अब जैसे डॉन ने कहा है कि फैज़ फर्स्ट एक्स स्पाई मास्टर टू फेस कोर्ट मार्शल, पहले चीफ हैं, स्पाई मास्टर हैं जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। 92 न्यूज़ ने हेडलाइन लगाई है कि फैज़ हमीद फ़ौजी तहवील में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू, अपने एहतसाब के सिस्टम पर फ़ख्र, हमारा एहतसाब का अमल इल्ज़ामात पर नहीं हक़ाइक़ पर काम करता है, तर्जुमान पाक फ़ौज। ये 92 न्यूज़ की खबर है। इसी तरह से दुनिया न्यूज़ ने लिखा है कि फैज़ हमीद फ़ौजी तहवील में कोर्ट मार्शल शुरू। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात के बाद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़। जंग अखबार ने लिखा है कि जनरल फैज़ हमीद तहवील में, फ़ौजी तहवील में बाद अज़ रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों की तस्दीक। अच्छा, लेकिन जो दिलचस्प इसमें ख़बर है वो ये है, जो तबसरा है जियो का, वो ये है कि ISI के साबिक सरबराह की गिरफ्तारी, पाकिस्तान मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गैर मुल्की मीडिया में भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। गैर मुल्की नशियाती इदारों और वेबसाइट पर तज्जिए, तबसरे और आरा का सिलसिला जारी है। आखिरी लाइन जो उन्होंने लिखी है वो ये है कि उन्होंने अपने मनसब की ताकत को बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई मौसर हमायत के लिए इस्तेमाल किया। बिरादर हकीकी नजफ़ हमीद जो पटवारी की हैसियत से भर्ती हुए नायब तहसीलदार के ओहदे पर कैसे पहुँचे, दिलचस्प इंकिशाफ। अच्छा, इसमें जो लाइन मुझे चौंका रही है वो ये है कि उन्होंने अपने मनसब की ताकत को बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई मौसर हमायत के लिए इस्तेमाल किया। ये प्रोपेगेंडा हालांकि दम तोड़ चुका होना चाहिए अब तक, लेकिन अभी भी ये प्रोपेगेंडा जारी है। कहा जा रहा है कि ये तो तहरीक इंसाफ के हिमायती थे, तहरीक इंसाफ की हिमायत करते थे और नून लीग के ख़िलाफ़ थे। नवाज शरीफ का एक बयान आजकल भी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है जिसमें कहता है जनरल फैज़ हमीद तुम हो ज़िम्मेदार, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने मेरी हुकूमत का क्यों खात्मा किया। लेकिन इसका पार्ट 2 नहीं देख रहा कोई भी। इसका ये पार्ट 1 था कि फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने हुकूमत का ख़ात्मा किया था नवाज शरीफ की, उनके बकौल। लेकिन इसका पार्ट 2 क्या है? इसका पार्ट 2 ये है कि नवाज शरीफ को वापस इक़्तिदार में भी जनरल फैज़ हमीद ही लेकर आए और उस पर उंगली खामोश है। जनरल फैज़ हमीद ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की आर्मी चीफ की मौजूदगी में, जनरल बाजवा की मौजूदगी में, और उनसे कहा कि आप अभी पंजाब ले लें और दिसंबर तक हम आपको फेडरल गवर्नमेंट भी दे देंगे क्योंकि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं। अब ये वो पार्ट 2 है जनरल फैज़ हमीद का जिस पर नून लीग तबसरा नहीं कर रही। पार्ट 1 पे कर रही है कि जो हमें इक़्तिदार से निकाला था जनरल फैज़ हमीद ने और तहरीक इंसाफ की हिमायत करते थे। अब जब ये तहरीक इंसाफ की हिमायत करते थे तो फिर तहरीक इंसाफ की मुखालफत में बनने वाला जो PDM था उसमें क्यों ये शामिल थे? यानी मोहम्मद ज़ुबैर के इंकिशाफात ये हैं। ज़ुबैर साहब कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा, ये मेरी मुलाकातें हुई और उसके 7 दिन के बाद आप देख लें कि PDM मादे वजूद में आ गई। अब जब वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात फ़लाँ तारीख को हुई और फिर 7 दिन के बाद PDM मार्ज वजूद में आ गई और PDM का वाहिद मकसद हुकूमत का खात्मा था और वो PDM उसमें कामयाब भी रही और PDM को सपोर्ट भी मिली। और वो कहते हैं कि जिस मीटिंग में ये सारी चीज़ें तय हो रही थी उसमें जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अपनी नौकरी कर रहे थे। जब फ़ौज जो है वो उनका मतम नज़र ये था कि इमरान खान को सपोर्ट करना है और नवाज शरीफ की हिमायत ख़त्म करनी है या उनको इक़्तिदार से निकालना है, तो जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। और जब जनरल बाजवा का प्रोजेक्ट ये था कि इमरान खान को अब निकालना है, इससे दिल भर गया है और नवाज शरीफ अब हमें अगली एक्सटेंशन जो है वो नवाज शरीफ देगा, तो फैज़ हमीद इस प्रोजेक्ट में भी साथ थे। इसका मतलब है कि फैज़ हमीद, अगर इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो ये लगता है कि फैज़ हमीद जनरल बाजवा के बाएतमाद साथी थे। वो तो उनके ख़िलाफ़ नहीं चल रहे थे, वो तो तहरीक इंसाफ की हिमायत में अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अगर तो चार्जशीट जो है वो उनके दौरे हुकूमत में होते हुए तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करना था, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तो कोई शवाहिद नहीं है उनके ख़िलाफ़ या ये तो कोई मुकदमा नहीं है उनके ख़िलाफ़, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे तो वो तो फिर पूरी रियासत ही की ख्वाहिश थी या पूरी रियासत ही का प्रोजेक्ट था। और अगर मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ दोनों तरफ, और अगर इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया
तो वो भी फिर रियासत का प्रोजेक्ट था और उसमें भी जनरल फैज़ हमीद जो है वो रियासत के साथ खड़े थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े थे। इसका मतलब है कि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान से तो कोई हमदर्दी नहीं थी, उनको सपोर्ट करना इक़्तिदार में लाने के लिए या उनको इक़्तिदार से बेदखल करना, दोनों चीज़ों में वो हमें एक अहम किरदार के तौर पर दिखाई देते हैं। तो अब इस पर चूँकि लोग अपने अपने अंदाज में तबसरा कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद पर, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि बज़ाहिर तो हमें बताया गया है कि टॉप सिटी का जो मामला है उसमें उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, इस वजह से उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें मल्टीपल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है प्रेस रिलीज़ में कि जी मल्टीपल चीज़ें उन्होंने की हैं। अब मल्टीपल में कुछ लोग समझते हैं कि उनको जो सियासी मामलात हैं या दौराने उनकी जो सर्विस है उस दौरान उन्होंने जो सियासी मामलात टेकअप किए या जिस तरह से उन्होंने इक़दाम किए उसको भी बीच में लाया जा रहा है। तो ये सब अभी कयास आई हैं हमारे सामने ऑन द फेस ऑफ द प्रेस रिलीज़ जो चीज़ें सामने हैं, मेरा ख्याल है उस पर मुख्तसर बात करना ही काफ़ी समझा जाए। तो ये बहरहाल लाइन जंग अखबार में छपी हुई लाइन चौंका देने वाली है कि वो तहरीक इंसाफ की इंतहाई मौसर हमायत के लिए उनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की इंतहाई मौसर हमायत के बाद तहरीक इंसाफ की इंतहाई मौसर मुखालफत भी उन्होंने की। ये बात हमें ख़ुद मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने और फिर ख्वाजा आसिफ ने बताई है कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि अभी पंजाब ले लो और फिर 6 महीने बाद जो है वो ले लेना, जबकि हमें ये भी बताया जाता रहा कि नवाज शरीफ साहब को डराया गया और कहा गया कि नवाज शरीफ साहब अगर आपने PDM बनाकर और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता ना उल्टा तो फिर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ ये बना देंगे और फिर जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो फिर 10 साल के लिए कैसा निज़ाम लेकर आएंगे इमरान खान के साथ मिलकर कि जिसमें आपकी कोई जगह नहीं होगी। इसका मतलब है ये सारी बातें जो हैं जनरल बाजवा सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नवाज शरीफ को कन्विंस करने के लिए कर रहे थे, हकीकत इसके बरक्स थी। तो ये बस मैं इस पर इतनी बात ही करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो काजी फ़ैसल साहब ने की है, कल मैं व्लॉग नहीं कर सका, हालांकि कल इस पर बात होना चाहिए थी, जो 3 हल्के नून लीग के को दिए हैं उनकी झोली में डाल दिए हैं काजी फ़ैसल साहब ने, ये देखे बगैर कि रिकाउंटिंग में इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से 10-10 हज़ार वोट मुस्तरद करके नून लीगियों की झोली में डाले और किस तरह से मतलब एक पीछे का शख्स जो है वो 7,000 वोटों से जीत रहा है बिलाल एजाज गुजरांवाला में, और फिर रिकाउंटिंग होती है, रिकाउंटिंग में 10,000 वोट मुस्तरद हो जाते हैं। यानी रिकाउंटिंग में इतने वोट कैसे मुस्तरद हो गए? 10,000 वोट मुस्तरद होते हैं, नया फॉर्म 47 बनता है और उसके मुताबिक जो है वो अब्दुल कयूम नाहरा को जिता दिया जाता है। तो लाहौर हाई कोर्ट इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फैसला करती है, लेकिन जब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ैसल साहब के पास आती है, काजी फ़ैसल साहब इसको खुद अपने बेंच में लगाते हैं और फिर काजी फ़ैसल साहब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देकर ये तीनों सीटें, यानी एक NA 154 लोधरा की है जहां से राना फराज नून जीते थे, लेकिन रिकाउंटिंग में अब्दुल रहमान कांजू को जिता दिया गया और उसके लिए कई हज़ार वोटों को मुस्तरद किया गया। फिर NA 81 में गुजरांवाला में बिलाल एजाज जीते थे, लेकिन अब्दुल कयूम नाहरा को रिकाउंटिंग में जिता दिया गया। NA 79 गुजरांवाला में एहसानुल्लाह विर्क जीते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अहमद को जिता दिया गया। PP 133 ननकाना में राना मोहम्मद अरशद नून लीग के, उनको भी रिकाउंटिंग में जिता दिया गया। तो ये 4 सीटें तहरीक इंसाफ की चारों, यानी क्या चारों की चारों में एक ही जैसे फाइंडिंग्स हैं काजी फ़ैसल साहब की, और चारों का फैसला सुनाते हुए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देकर चारों सीटें तहरीक नून लीग की झोली में डाल दी हैं। अब पहली बात तो ये है कि जो इस पर एतराज़ उठ रहा है और उंगली उठ रही है वो ये है कि जो मुस्तरद वोट हैं रिकाउंटिंग में, क्या उसका कोई आप शुमार नहीं करना चाहते कि ये कैसे हो गया? अब फैसले में लिखा काजी फ़ैसल ने कि इलेक्शन कमीशन का बतौर इदारा एहतराम किया जाना चाहिए। एक ऐसे इदारे का वो कहते हैं एहतराम किया जाना चाहिए जिसके बारे में वो खुद समझते हैं कि 12 जुलाई को, यानी उन्होंने जो फैसला दिया वो खुद समझते हैं कि उनके 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया जाना चाहिए। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन एक फ़रीक बन गया, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने की बजाय वो फिर उसकी रिव्यू में गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई तो भी इलेक्शन कमीशन जो है उसने लेवल प्लेइंग फील्ड देने से अमली तौर पर इनकार किया। ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन काजी फ़ैसल समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का बतौर इदारा एहतराम किया जाना चाहिए
और उसने जो फॉर्म 47 जारी किए हैं वही हतमी होने चाहिए। काजी फैसल साहब, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला ही हतमी होना चाहिए तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है? आप क्या स्टैंप लगाने के लिए बैठे हैं कि बाद इलेक्शन कमीशन ने जो कर दिया बतौर इदारा वो ठीक किया है, तो बस उस पर आप स्टैंप लगा दें और स्टैंप लगा के आप कहें कि जी इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा, तो आपकी ज़रूरत ही फिर क्या है? फिर तो बस इलेक्शन कमीशन के फैसले को फाइनलिटी हो जानी चाहिए, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों होता है? इलेक्शन अब काजी फैसल साहब इस तरह क्यों कर रहे हैं? काजी फैसल साहब बुनियादी तौर पर इसलिए कर रहे हैं कि उनको हर हाल में एक्सटेंशन चाहिए। अब उनको 2/3 अक्सरियत देनी है हुकूमत को। अगर इस तरह नहीं देंगे तो क्या 10-12 और सीटें देकर वो हुकूमत को अक्सरियत दिलाना चाहते हैं? यानी 3 सीटें ये दे दी कौमी असम्बली की, एक सूबाई असम्बली की दे दी, इसी तरह की क्या और सीटें वो जाने से पहले पहले दिलाना चाहते हैं, ताकि कि इस तरह नहीं तो उस तरह किसी भी तरह नून लीग की अक्सरियत हो जाए, 2/3 अक्सरियत बन जाए और वो मुझे एक्सटेंशन दे दें, बस ये काजी फैसल साहब चाहते हैं। वरना तो इसमें कम अज़ कम उन्हें ये तो देखना ही चाहिए था काजी फैसल साहब को कि ये 10-10 हज़ार वोट मुस्तरद करके कैसे किसी अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया और किसी कम वोट रखने वाले शख्स को कैसे ऊपर लाया गया, कैसे रिकाउंटिंग में ये 10-10 हज़ार वोट मुस्तरद हो गए, पहले क्यों नहीं मुस्तरद हुए? ये रिकाउंटिंग में ऐसा क्या हुआ डबल स्टैंपिंग करके कि वोट मुस्तरद कर दिए गए? तो कम अज़ कम काजी फैसल साहब को ये तो देखना ही चाहिए था। लेकिन आइन, कानून, रिवायात सब का मजाक उड़ा के रख दिया काजी फैसल साहब ने, सबको रौंद के रख दिया है। तारीख़ में वो ऐसे कैरेक्टर के तौर पर मशहूर अपना नाम लिखवा के जा रहे हैं, एक ऐसा कैरेक्टर कि जो अपनी एक्सटेंशन के लिए हर चीज़ करेगा। ऐसा कैरेक्टर पाकिस्तान की अदलिया में जिसने बल्ले का निशान इसलिए छीना कि एक सियासी जमात के साथ उनकी अलाइनमेंट थी और वो सियासी जमात उनसे वादा कर रही थी कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, और फिर 2/3 अक्सरियत जो है वो बनाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब भी वो कहते हैं कि फ़ौरन अपनी अपनी छुट्टियां ख़त्म करें, जजेस दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं फ़ौरन पहुँचें और फ़ौरन पहुंचकर वो अपनी रिव्यू लगाएं और रिव्यू में फिर कोई ऐसा चमत्कार हो कि ये मखसूस नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलें, उनकी 2/3 अक्सरियत बने और जाने से एक दिन पहले भी मेरी एक्सटेंशन हो जाए तो कमाल हो जाएगा। आज तक काजी फैसल साहब ये बयान नहीं दे रहे। हालांकि जब लियाकत चट्टा का बयान आया तो फ़ौरन उठ के वो मीडिया पर आ गए थे, मीडिया टॉक की थी उन्होंने, लेकिन जज जो है वो बेंच के अंदर बैठ के भी ये कह सकता है कि भाई बड़ी बातें हो रही हैं मेरी एक्सटेंशन के बारे में, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काजी फैसल साहब ये लफ्ज़ झूठे मुंह भी नहीं कह रहे। हालांकि हमने देखा था ये तो जनाब बाजवा भी जब वो जो मरते दम तक आर्मी चीफ रहना चाहते थे और जो आखिरी मरतबा भी एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे, जाते हुए भी वो चाहते थे एक्सटेंशन उनको मिल जाए, लेकिन 6-8 महीने पहले उनकी भी तरफ से खबर आ जाती थी कि जी आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, क्या सराहियाँ ना की जाएँ। बाद में बोला था बात है, फिर उनको मना लिया जाता था एक्सटेंशन के लिए और हो जाती थी। काजी फैसल साहब तो झूठे मुंह भी नहीं कह रहे कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, उन्होंने तो एक दफ़ा भी इसका जिक्र नहीं किया। ये सही कह रही है तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर नोटिफाई किया जाए चीफ जस्टिस के तौर पर, ऐलान कर दिया जाए कि जी ये फ़लाँ तारीख को चीफ जस्टिस बन जाएंगे अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए 3-4 महीने पहले ही जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस के तौर पर अनाउंस कर दिया गया था, नोटिफाई कर दिया गया था कि जी ये आइंदा चीफ जस्टिस होंगे और फलां तारीख से अपना चार्ज संभालेंगे। तो जब काजी फैज़ल साहब के बारे में कह दिया गया था, ऐसे ही मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि काजी फैज़ल चूँकि अपनी एक्सटेंशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, उनकी तसल्ली हो जाए कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया गया है, इसलिए वो अपने ये खेल खेलना बंद करें जो वो मुख्तलिफ अंदाज में खेल रहे हैं। कभी रिव्यू के चक्कर में लगे हैं, कभी वो यहाँ पर सीटें नून लीग को बांट रहे हैं, जो कुछ उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं और इसी को कहते हैं कि बिल्कुल बेलिबास होकर सामने आ जाना। तो ये काजी फैसल साहब कर रहे हैं। 2 बस चीज़ें मैं और करके जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। एक तो ये कि शेख रशीद साहब भी बाकी लोगों की तरह, जैसे इस्लामाबाद में बहुत चमगोइयाँ चल रही हैं, 20 सितंबर तक वो कहते हैं कि मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, शेख रशीद साहब ने कहा है, और वो कहते हैं कि जी मंजरनामा बदलने वाला है, 20 सितंबर तक मुल्क में टेक्नोक्रेट की हुकूमत कायम हो जाएगी या होने जा रही है। तो अब ये इस तरह की चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा चल रही हैं
तो शेख रशीद को भी भिनक ज़रूर पड़ी होगी कि क्या हो रहा है। उन्होंने बहरहाल ये ऐलान किया है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने फरमाया कि हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे। वाह सुबहान अल्लाह। जहाँ जहाँ जिस दुनिया के कोने में आप बैठे हैं, ज़रा तालियाँ बजा दीजिए हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के लिए, तालियाँ बजा दीजिए, क्योंकि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जो मुआहदे में तो कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन अब वो अमल दरामद करा के दिखाएंगे। तो चलें, हम भी इसी रूए ज़मीन पर रहते हैं, आप भी यहीं पर रहते हैं, हम देखते हैं कि आपकी बातों पर यह हुकूमत कैसे अमल दरामद कर लेती है, या उस भौंडे से मुआहदे पर जो दरअसल एक इंतहाई फ़ेक किस्म का जो है वो फ़ेक कह लीजिए, या एक ऐसा मुआहदा कि जिसमें कोई कंक्रीट बात तो है ही नहीं, उस पर वो अमल दरामद करा के दिखाएंगे हाफिज़ नईम उर रहमान साहब 45 दिन में। तो 45 दिन भी गुजर जाएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हुकूमत जो है वो बिजली सस्ती करती है, सैलरीड क्लास से टैक्स ख़त्म करती है, किस तरह से IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म होते हैं, और किस तरह से जो IPPs हैं उनके साथ मुआहदे बाकी लोगों के साथ बरकरार रहते हुए कैपेसिटी पेमेंट्स ख़त्म होती हैं, यानी मुआहदे तब्दील होते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे अभी चंद दिन में। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के इस जुमले और दावे को भी हम याद रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।